प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ का पहला अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो संख्याएं हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं उनके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो संख्याएं सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनने के लिए यूज करते हैं, मतलब जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे गिनती हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और डॉट डॉट, मतलब अनंत तक। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। दूसरी संख्या हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या में हम जीरो को और ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। और प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। इसके बाद हम अगली संख्या पढ़ के आए हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव संख्याओं को भी जोड़ दें तो वो पूर्णांक बन जाते हैं, यानी इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। यानी 0 से 1 2 3 ये धनात्मक संख्या है, और 0 से पहले या 0 से छोटे जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्णांक में शामिल कर लेते हैं। ये माइनस अनंत से और इधर ये अनंत तक जाएंगी और इधर भी ये अनंत तक जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि 0 से पहले -1 2 3 ये सभी क्या हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी सभी नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। और ये सभी 1 2 3 4 ये अनंत तक इधर, तो ये हो जाएंगे अपने धनात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परमेय संख्या के लिए क्या होती है, एक शर्त होती है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां 0 जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं P/T के रूप में 2/3, 4/5, ये सभी क्या है, ये परमेय संख्या है। जैसे हम पूर्णांक में से कोई भी पूर्णांक उठा लेते हैं, जैसे हमने 1 उठा लिया, तो ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये क्या होती है, परमेय संख्या होती है। परमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक, और इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या कहलाती हैं क्या, अपरमेय संख्या।
जैसे मान लेते हैं हम √2, √3, ये सभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अभी हमने जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आए हैं उनके बारे में थोड़ा हमने जानकारी दी है। क्या कि प्राकृत संख्या, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दिया जाए, जीरो को और जोड़ दिया जाए तो प्राकृत संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, अगर हम पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं और जोड़ दें, माइनस के संख्याओं को और जोड़ दें तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जो माइनस के जो पूर्णांक होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस के पूर्णांक होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। परिमेय संख्या, वे संख्याएं जो p/q के रूप में, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और जहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि हमारा ये चैप्टर का नाम ही है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब जो हम अभी तक जो संख्या पढ़ चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय या पूर्णांक, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती है, वास्तविक संख्या। मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो हम इस अध्याय में वास्तविक संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। देखिए, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। मतलब प्रमेय का क्या होता है, प्रमेय का प्रमेय नहीं होती है। प्रमेय का क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, पहले हम कोई दो संख्या लेते हैं। जैसे मान लो एक संख्या ली हमने 25 जो कि बड़ा है किससे, मान लो 7। 25 और 7 दो संख्या ली हमने, 25 और 7 दो धनात्मक संख्या होनी चाहिए। और कैसे, धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक। तो हम 7 का हम इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं। किसमें, 25 में। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, और शेष फल कितना बचेगा, 4। तो देखिए यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, जिसका हमने भाग दिया उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। भाजक, और जिसमें हमने भाग दिया उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य। ठीक है, और जो इधर हमें प्राप्त हुआ उसे कहेंगे हम भागफल, और जो यहां पर शेष बच गया उसे कहेंगे हम शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल। अब देखिए हम इस भाज्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य
बराबर है, भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल, प्लस शेषफल। कहने का मतलब है अगर हम इस 25 को हम इस रूप में लिखना चाहें, अगर 25 को हम दोबारा प्राप्त करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 25 जो बराबर होगा वो किसके होगा, 7 यानी भाजक गुणा 3 शेषफल भागफल प्लस 4। अगर 25 को हम व्यक्त करना चाहें तो हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, 7 या 21 और 4 25। आइए अब हम इसको और अच्छी तरह व्यक्त करना चाहें तो हम भाज्य को क्या मानते हैं, ए, क्या मानते हैं भाज्य को ए, और भाजक को हम मानते हैं बी, भागफल को हम मानते हैं क्यू और शेषफल को हम कहते हैं आर। तो हम इनको किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं कि ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस के आर। हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। और जहां पर जो आर है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, बी से। जो आर है वो छोटा किससे होना चाहिए, बी से। और आर है जो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 के। कहने का मतलब है अगर हम इस यहां देखते हैं, अगर हम यहां पर जो संख्या जो 4 जो शेषफल 4 आया है, जो शेषफल 4 आया है वो हमेशा 7 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 7 से। क्यों होगा छोटा, कि अगर यहां पर 7 या 7 के बराबर शेषफल आता है तो एक बार भाग हम इसका और दे सकते हैं। ठीक है, जो यानी जो शेषफल आएगा वो हमेशा बी से कितना, यानी यह भाजक से कैसा आएगा, छोटा आएगा शेषफल। और 0 से बड़ा, 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। या तो अगर भाग पूरी तरह चला जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर शेषफल बचेगा कुछ तो वो 0 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को a बराबर b गुणा q प्लस r के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर r कैसा होगा, b से छोटा होगा हमेशा, या फिर r होगा जो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और ये दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, a और b। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित होता है, इसका प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। इसका दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी समस्या को चरणों में हल करना। ठीक है, तो वैसे तो हम पिछली कक्षाओं में एचसीएफ निकालने की हम गुणनखंड विधि को हल कर चुके हैं और जान चुके हैं उसके बारे में। लेकिन क्या होता है कि गुणनखंड विधि से हम बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने में, हमें कैलकुलेशन करने में क्या होती है, समस्या होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि जैसे कोई दो हम संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया एक 18 और एक लिए हमने 12।
मतलब एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों में से हम अधिकतम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम अधिकतम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसके लिए अब देखो हम करके देखते हैं। गुणनखंड विधि का हम पहले सीख चुके हैं। जैसे हमने इसके गुणनखंड किए 2 से 9, 3, 3 से और 3 फिर 1, ऐसे ही 12 के गुणनखंड कर लो, 6, 3, 3 से 1। देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इसमें से अधिकतम क्या कॉमन ले सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे देखो यहां पर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे यहां से, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे यहां से। अब देखो इधर क्या है, 3 है और इधर 2 है, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, इसको कॉमन हम नहीं ले सकते। अतः हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब क्या था, यहां तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं थी, तो इनका हम गुणनखंड विधि से क्या कर सकते थे, एचसीएफ ज्ञात कर सकते थे। लेकिन जब हमें बड़ी संख्याएं आती हैं हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, उनका एचसीएफ आसानी से गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो अगली क्लास में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम संख्याओं का एचसीएफ यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का, 2 या 3 जितने भी हों धनात्मक पूर्णांकों समाप्त तक ज्ञात करना क्या करेंगे, सीखेंगे।